बेशर्म सास की नकली बीमारी। 2 दिन नाश्ते में पराठे क्या खा लिए, मेरा तो 300 ग्राम वजन ही बढ़ गया। अब बस मैं ब्रेकफास्ट में ये फ्रूट्स ही खाऊंगी। मुझे अपना फिगर भी तो मेंटेन रखना है। इनसे मिलिए, ये है मीनाक्षी जी। अरे इनकी उम्र पर मत जाइए, वो तो आपने सुना ही होगा कि उम्र 55 की और दिल बचपन का। 46 साल की उम्र में भी मीनाक्षी जी को फैशन की पूरी नॉलेज थी। जहां उनकी उम्र की औरतें साड़ी पहन लाठी लेकर भगवान की पूजा पाठ करने में लीन थीं, वहीं मीनाक्षी जी तो पार्लर, मूवी और क्लबिंग में लीन होती हैं। मोहल्ले के सारे बुढ़े लोग मीनाक्षी पर अपनी जान लुटाते थे। तो आइए इस मजेदार कहानी को जानते हैं। अरे मीनाक्षी जी, आप ये इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? मुझे दे दीजिए अपना सामान, मैं आपके घर पर रखाता हूँ। अरे ये क्या, आप इतनी धूप में बिना छतरी के चल रही हैं? कहीं आपका ये गोरा रंग काला हो गया? तो ये देखिए, मैं आपके लिए छतरी लेकर आया हूँ। आइए आप छतरी के नीचे आ जाइए, मैं आपको छतरी की छाया में आपके घर तक छोड़ दूंगा। अरे मीनाक्षी जी, कहाँ जा रही है? आप ये जरा जूस तो पीकर जाइए। मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बनाया है। लो, आ गई हमारे मोहल्ले की मलाइका अरोड़ा। इसे क्या अपनी उम्र की जरा भी शर्म नहीं है? और इतना बेशर्म पना तो आजकल की मॉडर्न लड़कियों में भी नहीं होगा जितना इस बूढ़ी में है। इस बेशर्म बूढ़ी की वजह से मोहल्ले के सभी आदमी इस बूढ़ी पर फिदा हैं। अब जरा मेरे पति को ही देख लो, वैसे तो इस बुढ़े से सामने रखा हुआ टेबल पर से अपना चश्मा तक उठाया नहीं जाता, और अब देखो कैसे इसके फलों की थैली उठाकर जा रहा है। मोहल्ले के सभी बुढ़े लोग मीनाक्षी को उसके घर तक छोड़ देते हैं। मीनाक्षी आराम से हॉल में आकर बैठ जाती है कि तभी मीनाक्षी की बहू हेमलता हॉल में आती है। ये क्या माँ जी, मैं कल आपके लिए इतनी प्यारी साड़ी लेकर आई थी और आज आपने फिर से ये जीन्स टॉप पहन लिया। कितनी बार कहा है आपसे कि अब आपकी उम्र जीन्स टॉप पहनने की नहीं बल्कि साड़ी सूट सलवार पहनने की है। अरे बहू, ये तो बस कहने की बातें हैं। बाहर की विदेश में देखा, वहाँ की औरतें तो शॉर्ट्स पहनकर बीच पर घूमती हैं, मैंने तो फिर भी जीन्स पहन रखी है। माँ जी को समझाना और भैंस के सामने बीन बजाना दोनों बेकार है। मैं अपनी बेशर्म सास को कभी नहीं समझा सकती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हल्की हल्की ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, जिसके चलते मीनाक्षी की हड्डी में काफी दर्द होने लगता है। ठंड का मौसम शुरू होता नहीं है कि मेरे हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। 4 साल पहले सीढ़ियों से गिरी थी, लेकिन इसका दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। हमारे घर के पास थोड़ी दूरी पर एक नई क्लिनिक ओपन हुई है। वहाँ पर जो डॉक्टर बैठते हैं काफी अच्छे डॉक्टर हैं। आप मेरे साथ क्लिनिक चलिए और पेन रिलीफ के लिए एक इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको इससे आराम मिलेगा। अरे नहीं बहू, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, अपने आप ठीक हो जाएगा ये दर्द। माँ जी, दर्द बहुत पुराना है, ऐसे ठीक नहीं होगा। आप चुपचाप से मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। अपनी बहू हेमलता की जबरदस्ती करने पर मीनाक्षी तैयार होती है और सीधा उसके साथ क्लिनिक पर चली जाती है। जब मीनाक्षी का नंबर आता है और वो इंजेक्शन लगवाने के लिए क्लिनिक के डॉक्टर के पास अंदर जाती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्लिनिक का जो डॉक्टर था वो मीनाक्षी से महज 10 साल छोटा था, लेकिन उसकी बॉडी फिटनेस देखकर मीनाक्षी का दिल गार्डन गार्डन होने लगा था। कितना हैंडसम डॉक्टर है ये, इससे हैंडसम आदमी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आखिरकार मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल ही गया। काश मेरी उस कल्लू राम से शादी ना हुई होती तो आज मैं इस डॉक्टर की डॉक्टराइन होती। खुद तो कल्लू मर गया और मुझे भरी जवानी में विधवा कर गया। अपना हाथ यहाँ रखिए। अच्छा। इंजेक्शन लगने पर मीनाक्षी को जरा भी दर्द नहीं होता और वो बस राजवीर को ही घूरती रहती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? जब से आप क्लिनिक से निकली हैं तब से बिल्कुल चुप चुप है, और आपको तो इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है ना। आप तो इंजेक्शन लगने पर जरा भी नहीं चिल्लाई। अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा दिल ही अब मेरे पास नहीं रहा, वो तो डॉक्टर राजवीर ने चुरा लिया है। नाम भी कितना अच्छा है ना, राजवीर। जब हमारी शादी होगी तो मीनाक्षी वेड्स राजवीर, कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो अभी से ही शर्म आ रही है। मीनाक्षी शर्म के मारे लाल होने लगती है और वो घर जाकर राजवीर के बारे में ही सोचती है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मीनाक्षी अपनी बहू हेमलता के साथ किचन में शाम के स्नैक्स की तैयारी कर रही होती है कि तभी अचानक मीनाक्षी का थोड़ा सा हाथ जल जाता है। बहुत जलन हो रही है, लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन माँ जी, आपका हाथ तो बिल्कुल थोड़ा सा ही जला है, मैं इस पर कोलगेट लगा देती हूँ। मुझे पता है कि कितनी जलन हो रही है, तू खाना बना, मैं अभी आती हूँ।
मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है और रेड कलर की लिपस्टिक लगाकर सीधा राजवीर के पास क्लिनिक पर पहुंच जाती है। हाँ, थोड़ा सा ही जला था, अगर आप इस पर कोई क्रीम लगा लेती तो ठीक हो जाता वो तो। अब आपको कौन बताए कि मैं तो यहाँ सिर्फ आपकी वजह से आई हूँ। मीनाक्षी उस डॉक्टर के पीछे इतनी दीवानी हो गई थी कि आए दिन नकली नकली बीमारी का बहाना बनाकर मीनाक्षी डॉक्टर के पास जाने लगी थी। ये लीजिए माँ जी, इस पानी से स्टीम ले लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। अच्छू अच्छू अच्छू। अरे नहीं बहू, देख नहीं रही सुबह से कितना जुकाम हो रहा है, मैं तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अब तो दवाई से ही मेरा इलाज होगा। मीनाक्षी फिर से दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। अब मीनाक्षी को भले ही खांसी हो, जुकाम हो या फिर बुखार, लेकिन वो आए दिन हर छोटी छोटी नकली बीमारी का नाटक करके सीधा राजवीर के पास भागने लगी थी। माँ जी कहाँ जा रही हैं आप इतना तैयार होकर? शायद डॉक्टर के पास ही जा रही होंगी, लेकिन आप तो मुझे ठीक लग रही है ना। आज आपको ना जुकाम है ना ही खांसी, तो क्यों मुझसे सीआईडी बनकर सवाल कर रही है? अपने काम से काम रखना। बदलता मौसम है, मेरे गले में बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए जा रही हूँ, कहीं इस उम्र में इन्फेक्शन हो गया तो। बेटा कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो माँ जी कितनी भी टूटी फूटी पड़ी रहती थी, एक गोली तक नहीं लेती थी, लेकिन अब देखो एक छींक पर भी माँ जी सीधा डॉक्टर के पास भागने लगती हैं। कहीं इनका किसी के साथ बाहर कोई चक्कर तो नहीं, कहीं कोई मोहल्ले का बुढ़ा हुआ तो हमारी तो पूरे मोहल्ले में ही नाक कट कर रह जाएगी। अब हेमलता को कौन समझाता कि उसकी बेशरम सास आए दिन बीमारी का नाटक करके मोहल्ला के किसी बुढ़े के पास नहीं बल्कि डॉक्टर राजवीर के पास जा रही थी। अरे आपकी तो तबीयत मुझे ठीक लग रही है और आए दिन आपको कुछ न कुछ कैसे होता रहता है। देखिए मेरी बात मानिए तो आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है, मैं अभी आपका ब्लड टेस्ट कर लेता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं कल आती हूँ, कल आप मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिएगा। चलो एक और दिन का बहाना मिल गया इनके पास आने का। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब मीनाक्षी हर रोज डॉक्टर की क्लिनिक पर जाने लगी थी। माँ जी एक कप चाय पीने से कुछ नहीं होता, आप तो बेफालतू की टेंशन ले रही हैं। तू जानती नहीं है क्या, मुझे डायबिटीज है और चीनी का एक दाना भी मेरे लिए जहर है, इसलिए मैं अपना शुगर टेस्ट करवाने के लिए जा रही हूँ। ऐसी बात है तो कल आप जो दबा दबा कर अपने कमरे में बैठकर मिठाई खा रही थी उसका क्या? उसमें क्या चीनी नहीं थी? वो तो शुगर फ्री मिठाई थी, तो भी ना। मीनाक्षी फिर से डायबिटीज टेस्ट का बहाना करके डॉक्टर राजवीर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है। ऐसे ही एक दिन। अच्छा सुनिए ना, 2-3 दिन से बड़ी बेचैनी हो रही है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। अच्छा तो कल आप एक बार क्लिनिक पर आ जाइएगा, मैं आपका चेकअप कर देता हूँ। ये बहुत हुआ ये बीमारी का नाटक कर करके डॉक्टर के पास जाना। कल जाकर मैं अपने राजवीर को अपने दिल की सारी बात बता दूंगी कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। मीनाक्षी की बात उसके कमरे के बाहर खड़ी हेमलता सुन लेती है अपनी बेशरम सास की नकली बीमारी का पता चलने के बाद। भगवान, मेरी सास तो बड़ी बेशर्म निकली, मुझे कितने समय से पागल बना रही थी, इन्होंने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। इस बूढ़ी उम्र में ये दिल लगा बैठी। अगले दिन मीनाक्षी लाल बनारसी साड़ी पहनकर दुल्हन जैसा मेकअप करके हाथों में गुलाब का गुलदस्ता लिए सीधा क्लिनिक पर जाती है। लेकिन क्लिनिक पर जाते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज क्लिनिक पर डॉक्टर राजवीर नहीं बल्कि कोई बुढ़ा डॉक्टर बैठा होता है। डॉक्टर राजवीर कहाँ है? क्या वो आज आए नहीं? अरे कल उनको अचानक खबर मिली कि उनका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है, वो तो अब दूसरे शहर चले गए हैं। लाइए मैं आपका चेकअप कर देता हूँ, उन्होंने आपकी सारी रिपोर्ट मुझे दे रखी है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या हो गया, मेरा तो घर बसने से पहले ही उजड़ गया। मीनाक्षी आंखों में दुख लिए और हाथों में गुलदस्ता लेकर अपने मोहल्ले से गुजर रही होती है, जिसे देख मोहल्ले की कुछ औरतें, अरे देखो देखो आ गई बेशर्म औरत, लगता है आज किसी को प्रपोज करने के लिए गई थी। ऐसी बेशर्म औरत को तो हमारे मोहल्ले से निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन इसकी वजह से हमारे घर की बहू बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। अपने मोहल्ले की औरतों की अपने लिए ऐसी बातें सुनकर मीनाक्षी को काफी दुख होता है। जिस उम्र में मुझे भगवान का पाठ करना चाहिए था, उस उम्र में मैं ऐसी बेशर्मी भरे कपड़े पहनकर घूमती थी। किसी बुढ़े के लाइन मारने पर भी मैं उसे कुछ नहीं कहती और अपने से 10 साल छोटे डॉक्टर से भी दिल लगा बैठी। अगर मैं अभी भी नहीं सुधरी ना, तो नर्क में जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में फ्राई होंगी।
मीनाक्षी घर आती है और अपने सारे मॉडर्न कपड़े निकाल कर स्टोर रूम में रख देती है और अपनी बहू की दी हुई साड़ी पहनकर हॉल में बैठ जाती है, जिसे देख हेमलता। अरे माँ जी, ये क्या, आज सूरज कहाँ से निकला है? आप और साड़ी में? अब बहुत हो गया फैशन, अब थोड़ा संस्कारी बनना है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, आज मंदिर में सत्संग है, दोनों सास बहू सत्संग में जाएंगे। इस तरह मीनाक्षी अपने अंदर बदलाव लेकर आती है और घर में शांति का माहौल बनता है। बहू भी अब अपनी सास की वजह से काफी खुश रहने लगी थी और आसपास के लोगों ने भी उसको ताना देना बंद कर दिया था। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी, आपको तो चूल्हे की आंच पर बना हुआ खाना खाना बहुत पसंद है। मैंने बनाया तो बुरा लग गया? मैं जानती हूँ आपको खाना चूल्हे का नहीं, आपको बस अपनी बड़ी बहू का ही खाना खाना पसंद है। अगर वो आपके सामने कच्चे आलू भी रख देंगी ना, तो भी आप उन्हें खुशी से खा लोगी। आदिति, चुप हो जा, और अगर अब एक शब्द भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदिति भरे घर में अपनी सास पर क्यों अकड़ रही थी? क्या उसकी सास गलत थी या वो खुद? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ये अदिति भी ना हर थोड़े दिन में माँ जी को बुला लेती है और 100 पकवान बनाकर खिलाती है। मेरे घर में तो एक सब्जी ऐसी नहीं है जो मैं बनाकर तैयार कर दूं, और माँ जी भी मेरे घर जरूर आएंगी। मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? यहाँ सामने से तो कितनी आवाजें आ रही हैं। अरे माँ जी, क्या आप तो बस इन आलू में ही लग गई हैं? ये मटर पनीर और ये मिक्स वेज खाइए, मैंने ये सारी सब्जियां कश्मीर से मंगवाई है, एकदम फ्रेश हैं। अदिति की आवाज सुनकर आरती को भी एक आइडिया आ गया और वो सीधा अपनी रसोई में आ गई। ये थोड़े से आलू हैं और ये थोड़ी सी मटर रखी हुई है। अरे हाँ, मेरी कल की भिंडी की सब्जी भी तो है, अब मैं इन्हीं सब में तड़का लगाऊंगी। आरती ने ऐसे बोलकर सभी थोड़ी थोड़ी सब्जियों को इकट्ठा किया और उन सभी को मिक्स करके उसने चूल्हे पर एक मोटे तल की कढ़ाई चढ़ाई और उसके बाद उसने एक ओखली के अंदर खड़े मसालों को कूटना शुरू किया। वाह, लगता है फिर से आरती साहिबा ने रसोई में अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी कि ये जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां इन्हें मिलाकर चटपटी खिचड़ी बना दूंगी। सामने अदिति ने माँ को बुलाया हुआ है तो जाहिर है कि वो हमारे घर भी आएंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर वो यहाँ से भूखे पेट जाएं, तो मैं उन्हें खिचड़ी खिला दूंगी। वैसे भी उनकी एक बहू तो उन्हें 100 पकवान खिलाती है, मैं तो बस ये मिक्स वेज की खिचड़ी ही खिला सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी ये एक ही पकवान तुम्हारी देवरानी के 100 पकवानों पर भारी है आरती। ऐसा क्या? लाइए जरा मुझे सिलबट्टा दे दीजिए, खिचड़ी के साथ लहसुन मिर्च की चटनी और कुटा हुआ लहसुन खिचड़ी में डालूंगी। पारस ने आरती को सिलबट्टा दे दिया जिसके ऊपर लहसुन पीसकर उसने चूल्हे की धीमी आंच पर मिक्स वेज की खिचड़ी बनाई। जैसे ही आरती ने खिचड़ी को तड़काया तो उसकी महक दूर तक गई। पूजा, लगता है तेरी आरती भाभी कुछ बना रही है। मैं यकीन से बोल सकती हूँ कि यह खुशबू वहीं से आ रही है। माँ जी, लीजिए ये मंचूरियन और फ्राइड चिकन खाइए। नहीं नहीं बेटा, हमें अब बस भूख नहीं है, बहुत खा लिया। अरे माँ जी, मैंने अभी तो कितना कुछ आपके लिए बनाया हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा तो ले लीजिए। नहीं नहीं बेटा, बस, बहुत शुक्रिया, तूने हमारे लिए इतने इंतजाम किए, लेकिन अब हम कुछ देर को आरती के यहाँ जा रहे हैं। आरती का नाम सुनते ही अदिति का मूड खराब हो गया और उसने अपनी ननद और सास को उसके घर जाने से नहीं रोका। अदिति और आरती दोनों देवरानी जेठानी थीं। अदिति का मायका अमीर था जिसकी वजह से उसका पति अपने परिवार से अलग हो गया और बीवी के परिवार के दौलत पर अपना काम शुरू करके रहने लगा। वहीं आरती बस गरीब परिवार से आई हुई थी जिसको उसकी सास ने खुद ही अपने बेटे के साथ अलग कर दिया था ताकि पारस अपना भी मकाम बना सके। और वीना अपनी बेटी और एक बेटे के साथ रहती थी जिसमें बेटा विदेश पढ़ने गया हुआ था और बेटी अपनी माँ के साथ घर में रहा करती। कभी कभी दोनों माँ बेटी अपने भैया भाभी के घर आ जाया करती थी। आज भी उन्हें अदिति ने अपने घर बुलाया हुआ था जहाँ से पूजा और वीना दोनों आरती के यहाँ आ गई। हाँ माँ, आपको आखिर अपने गरीब बेटे की याद भी आई गई। पागल है, मुझे तो तुम्हारी याद हमेशा ही रहती है। अरे अरे माँ जी, अंदर आइए। आरती ने अपने छोटे से घर में अपनी अमीर सास और ननद को बैठाया। मैंने अभी अभी चटपटी मिक्स वेज खिचड़ी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। मिक्स वेज खिचड़ी? ये क्या होता है बहू? एक बार खाकर देखिए। आरती ने उस खिचड़ी को 2 बड़ी बड़ी थालियों में निकाला और साथ में सिल पर पिसी हुई चटनी के साथ उसके मिक्स वेज खिचड़ी को सर्व किया। उसका एक बाइट खाते ही
सास और ननद उसके स्वाद में ऐसी गुम हुई कि वो झटपट पूरी प्लेट ही साफ कर गईं। वाह आरती बहू, वैसे तेरे खाने का सच में जवाब ही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूंगी, देवरानी के 100 पकवानों पर तेरा ये एक पकवान भारी है। सच में भाभी, मुझे खिचड़ी कभी जिंदगी में इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी कि आज लग रही है। चलिए, आपको पसंद आ गया तो समझिए मेरी तो मेहनत ही वसूल हो गई। आरती की बात पर सभी मुस्कुराने लगे, लेकिन वहीं पर दरवाजे के बाहर से ये सारा मंजर छिपकर अदिति भी देख रही थी। सभी की बातें सुनकर उसका मूड खराब हो गया। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, हर बार इनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती हूँ, लेकिन इस सब का कभी भी मुझे अच्छा सिला नहीं मिलता, और ये सब मेरी जेठानी के खाने की वजह से। आज देखना मैं इस वजह को ही कैसे खत्म करूंगी। अदिति ऐसे ही गुस्से में अल पल बकते हुए अपने घर आ गई। कुछ देर बाद सास और ननद भी उसी के घर चले गए। माँ जी, पूजा, खाना खा लीजिए, अब तो शाम हो चली है। नहीं नहीं बहू, तेरे यहाँ ही इतना खाया है कि अब कुछ और खाने की जगह नहीं। मेरे यहाँ खाया है या भाभी के यहाँ? अदिति की बात पर वीना और पूजा कुछ भी नहीं बोल पाई और कुछ देर बाद वो घर आ गए। ऐसे ही अगले दिन आरती सब्जी लेने के लिए बाजार गई। अदिति उससे चिढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसके बाजार जाते ही मौका देखकर अदिति उसके घर में घुस गई। मुझे बहुत ही सावधानी से अपना काम करना होगा, घर में जेठ जी सो रहे हैं। अदिति ऐसे ही दबे पांव घर में घुस गई और उसने आरती का मिट्टी का चूल्हा उठा लिया और उसे लेकर वो बाहर निकल आई। यही है ना वो मिट्टी का चूल्हा जिसकी आंच पर बने खाने को सभी तरसते हैं। अभी करती हूँ इसे चकनाचूर। अदिति ने ऐसे बोलकर चूल्हे को जमीन में दे मारा और वो खुद दुबक गई। आरती का चूल्हा पूरी तरह से टूट चुका था। एक तरफ उसके घर में इतना कुछ हो चुका था तो वहीं दूसरी तरफ आरती को कुछ पता भी नहीं था। ये क्या भैया, माना कि मौसमी आलू है, लेकिन आप मुझे पुराने आलू ही दे दीजिए। मैडम, 10-20 रुपए की बचत के लिए आप पुराने आलू खरीद रही हो? हाँ, नए आलू खरीदो। पुराने आलू की हंडियां तो मीठी होने लग जाती हैं। भैया, मेरे लिए 10-20 रुपए बचाना भी बहुत जरूरी है। आप मुझे पुराने आलू ही दे दो। भगवान का शुक्र है मेरी हंडियां खराब नहीं होती हैं। आरती दुकानदार से सस्ते वाले आलू ले आई। अभी वो आ ही रही थी कि उसे अपने घर के बाहर अपना चूल्हा चकनाचूर हुआ दिखाई दिया। ये किसने किया? मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि ये मेरा ही चूल्हा है। आरती उसे देखकर परेशान हो गई और उसने सारी चूल्हे की मिट्टी को उठा लिया। उसे कोई अब बताने वाला तो था नहीं कि उसका चूल्हा किसने बिगाड़ा था। बेचारी उसे ही समेट लाई और उसने उस मिट्टी को गीला करके दोबारा से चूल्हा बनाया। जलन का सिलसिला ऐसे ही जारी था। अदिति को चूल्हा तोड़कर भी कोई जीत हासिल नहीं हुई, क्योंकि हर रोज आरती के खाने की खुशबू तो उसके घर तक आ ही जाती थी, जिसे सूंघकर अदिति का भी मन होता कि वो भी अपनी जेठानी के हाथ का खाना चखे। आज भी अदिति ने अपने मायके वालों और अपनी सास की दावत की थी। आज तो जब आरती भाभी खाना बनाएंगी तो मैं छिप कर देखूंगी। आज अगर मेरे खाने की भी सभी ने तारीफ ना की ना तो मेरा नाम भी अदिति नहीं। आज के दिन अदिति ने 100 पकवान नहीं बनाए। जब उसे अपनी खिड़की से आरती अपनी रसोई में काम करती दिखाई दी तब अदिति ने उसे उसी के घर में छिपकर देखना चाहा। आज तो मैं आलू के चंदे बनाऊंगी। आरती से सबसे पहले ओखली में खड़े मसालों को कूटा। उसके बाद उसने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर मिर्ची और लहसुन को सिल पर पीसकर तेल में डाला और हींग और जीरे का तड़का लगाते हुए उसने बहुत ही स्वादिष्ट आलू बनाकर तैयार कर दिए। ये सब कुछ छिपकर अदिति ने भी देख लिया था। अब तो मैं भी इसी तरह से खाना बनाऊंगी। अदिति ने अपने घर के बाहर ईंटों से चूल्हा बनाया और फिर ऐसे ही सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसने आलू के ही चंदे बनाए, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। कुछ ही देर बाद सभी मेहमान भी आ गए और सभी ने जैसे ही उन आलूओं को खाया तो उन्होंने उन्हें उगल दिया। स्वीट हार्ट, ये क्या है? थू, सारे मुंह का टेस्ट खराब हो गया। बहू, ये किस तरह का खाना बनाया है? आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? माँ जी, आपको तो चूल्हे की आंच पर बना हुआ खाना खाना बहुत पसंद है। मैंने बनाया तो बुरा लग गया। मैं जानती हूँ आपको खाना चूल्हे का नहीं, आपको बस अपनी बड़ी बहू का ही खाना खाना पसंद है। अगर वो आपके सामने कच्चे आलू भी रख देंगी ना तो भी आप उन्हें खुशी से खा लोगी। अदिति, चुप हो जा, और अगर अब एक शब्द भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, हाँ, हमें अच्छा लगता है आरती भाभी का खाना, क्योंकि उनके हाथों में स्वाद है। सही कहा, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है बहू।
तेरे हाथों का भी खाना बुरा नहीं होता, लेकिन खाने में स्वाद हाथों का होता है। बहू तू जैसा खाना बनाती है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सादे खाने में आरती भी बहुत स्वाद भर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उससे जले, तू खुद को सुधार। वीना के समझाने पर अदिति को भी समझ आ गया। वो तब तो चुप रही, लेकिन फिर उस दिन के बाद कभी भी उसने अपनी जेठानी से बैर नहीं रखा। उस दिन से सभी दिलों के मैल धुल चुके थे और सब कुछ ठीक हो चुका था।